वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। So now this chapter is one of the most important chapters in your complete 11th business studies syllabus. उसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला, ये जो चैप्टर है इसका वेटेज आपके 11th बिजनेस स्टडीज के एग्जाम्स में ज्यादा है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस चैप्टर का काफी सारा पार्ट आपको 11th अकाउंट्स, यस, एंड 12th अकाउंट्स में काम आने वाला है। सो प्लीज इस चैप्टर को पूरा बहुत अच्छे से ध्यान लगा के आपको पढ़ना है, चीजों को नोट डाउन करना है, मेक योर प्रॉपर नोट्स। वैसे तो मैंने यहाँ पर आपको नोट्स दिए हुए हैं, पर कोशिश करिए आप लोग अपने भी नोट्स बनाइए और इस चैप्टर को आप जिस भी बुक को रेफर करते हैं उस बुक से जरूर पढ़िएगा एक बार। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। लेट्स गो थ्रू द चैप्टर प्लान। सो ये जो चैप्टर है ये बात करता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जैसे कि आपके सामने है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हम जानेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, एज वेल एज हम पढ़ेंगे एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इसके अलावा वो हमें बताएंगे द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद द डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस एंड हाउ टू चूज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं। सो नोट्स बनाना है, मैं अगेन रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से पूरे लेक्चर को आपको देखना है और मेक श्योर कि अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको टेलीग्राम पे या जिस भी मोड से आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं उन सारे मोड्स को यूज करके आप डाउट्स जरूर पूछेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। The whole business organization's forms have been evolved over the period of time. Why sole proprietorship is ranked one? Because जब मैनकाइंड ने बिजनेस करना शुरू किया, जिसे हम बोलते हैं द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस वाज एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर में हमने ये देखा कि एक सिंगल पर्सन ही सब कुछ कर रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहा है। और जब सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए वो थे सोल प्रोप्राइटरशिप। नाम से समझ में आता है, ऑर्गेनाइजेशन विच इज मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन। उसके बाद जब ह्यूमंस को लगा कि क्यों ना और लोगों को जोड़ा जाए इस बिजनेस में, अपने साथ टीम बना के काम किया जाए, सो दे केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। दैट इज आवर सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में जिन ह्यूमंस ने अच्छा बिजनेस सेटअप करा और इतना बड़ा बिजनेस कर लिया कि उनकी आगे आने वाली जनरेशंस पे उसका फायदा ले सकती थी, जुड़ सकती थी, सो एक कॉन्सेप्ट आया इंडिया में जिसका नाम था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जानेंगे इसको भी डिटेल में। देन दे केम अप विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यहाँ पर सोसाइटीज ने मिलकर एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया। इसको भी हम समझेंगे इस चैप्टर में। और लास्ट फॉर्म है जॉइंट स्टॉक कंपनीज का, जो कि सबसे बड़े फॉर्म्स बनकर निकले। इसके बाद कोई नया फॉर्म नहीं आया। हाँ, गवर्नमेंट के फॉर्म्स अलग अलग है, बट अगर हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और ये कैसे डेवलप हुई, क्यों डेवलप हुई और इनका रोल क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। As the name suggests, a sole proprietorship is an organization which is owned and managed by a single person. जहां पर एक अकेला आदमी ही पूरा काम संभाल रहा है, वो मैनेज भी कर रहा है, वो बिजनेस भी चला रहा है, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी वही लेके जा रहा है, पूरी कैपिटल भी उसने इन्वेस्ट की है। आई गेस आपको ये सारे वर्ड्स अब समझ में आते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी अकाउंट्स पढ़ चुके हैं। सो कैपिटल, बिजनेस, लॉस, ये सारी चीजें हम अकाउंट्स में सीख चुके हैं। सो ये सारी चीजें जब एक अकेला इंसान मैनेज करता है तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर विच इज ओन्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड by an individual who is the recipient of all the profits and who bears all the risks. अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो काफी हद तक हमें मीनिंग से इसके फीचर्स मिल जाते हैं। सो व्हेनेवर द बिजनेस स्टडीज में कभी भी आपको फीचर्स रिलेटेड कोई भी चीज आए, हमेशा मीनिंग के ऊपर ध्यान दें। अगर आप मीनिंग बहुत अच्छे से लिख पाए हैं तो मीनिंग से ही आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। If we talk about features, so features है पहला, the formation and the closure is very easy. The formation and the closure is very easy. What do you mean by that? This means कि इंडिया में किसी भी पर्सन को सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन अप करने के लिए
इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट मैंडेटरी टू गो फॉर द पेपर वर्क। आप बिना किसी पेपर वर्क के, बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी परमिशंस के, एनी डे यू कैन स्टार्ट विद द sole proprietorship kind of business. So this makes it very easy to form, and because इसका ओपनिंग अप प्रोसेस बहुत स्मूथ है, इजी है, इसीलिए इसका क्लोजर भी बहुत इजी रखा गया है। जिस तरीके से ओपन अप करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, वैसे क्लोज डाउन करने के लिए भी आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी पेपर वर्क की। सेकेंड फीचर इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी। जाहिर सी बात है, if a single person is managing everything, each and every affair of the organization, he is going to be the liable person for every kind of losses, every kind of uncertainties or risks. तो बिजनेस में होने वाले हर लॉस के लिए वो अकेला रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लाइबल रहेगा, और अगर बिजनेस में इतने ज्यादा लॉसेस हो जाए कि बिजनेस के एसेट्स कम पड़ जाए पेमेंट करने के लिए, सो द सोल प्रोप्राइटर हैज टू पे बैक दैट मनी। It means the sole proprietor's personal assets are on stake when we talk about sole proprietorship. So एक बुरी बात भी है कि sole proprietorship में unlimited liability होती है। Sole risk bearer and profit recipient. जाहिर सी बात है कि if a single person is managing the complete organization, so उसका पूरा राइट है कि उसको प्रॉफिट्स भी पूरे पूरे मिले, और अगर कोई लॉस होता है तो वही बेयर करेगा। देयर इज नो वन टू शेयर एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट्स और एनी काइंड ऑफ लॉसेस विथ हिम। कंट्रोल, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? कंट्रोल का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस के ऊपर कंट्रोल किसका होता है। अब इसका भी जवाब आपको पता है कि अगर कोई अकेला ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, कोई अकेला इंसान ही सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो सारे डिसीजंस भी वही पर्सन लेने वाला है। इसमें तो कोई हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि बेटा मीनिंग अगर आपने बहुत अच्छे से समझ ली तो आप फीचर्स खुद से लिखें। डोंट गो टू द बुलेट पॉइंट्स रिटन ओवर हियर। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही बुलेट्स आप लिख कर आए, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको पढ़ा रहा हूं। यहां पर कोशिश करें आप अपने खुद के पॉइंट्स फ्रेम करें और उसके हिसाब से उसमें कंटेंट फिलअप करें। और अगर आपको पॉइंट या बुलेट्स बनाना नहीं आता है, रेफर दी स्लाइड्स, रेफर द बुक्स, वहां पे भी आप अंदर का कंटेंट खुद से जनरेट करें, रादर देन आप हर चीज बुक की लिख कर आए। यहां पर आपके ज्यादा चांसेस है कि आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए मीनिंग समझें, उस चीज का कॉन्सेप्ट समझें, ताकि आप फीचर्स में खुद से कंटेंट फिलअप कर पाए। सो कंट्रोल की बात हमने समझ ली कि सारे डिसीजंस जो है वो ओनर खुद लेने वाला है। देयर इज नो अदर पर्सन to whom he has to go and ask for taking any kind of decisions. No separate entities का यहाँ पे मतलब है कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप्स को क्योंकि फॉर्मेशन के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं रखी हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो इसीलिए ये भी एक फीचर है कि किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। इस पर्टिकुलर फीचर को जब हम कंपनीज पढ़ेंगे तब मैं आपको और डिटेल में समझाने वाला हूं, बट अभी आप ऐसा समझ लो कि ओनर एंड बिजनेस इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट आर सेम, आर सिंगल एंटिटी, अलग अलग नहीं माने जाते। लास्ट, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, but obvious if there is a single man who's managing everything and in case उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो जितने दिन वो बेड पे रहेगा, बेड रेस्ट करेगा, उतने दिन बिजनेस सफर करेगा। इंसिडेंटली उसकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस की भी डेथ हो जाएगी। सो यहां पर बिजनेस की कंटिन्यूटी हमेशा स्टेक पे रहती है। अगर एंटरप्रेन्योर की हेल्थ पे कोई इंपैक्ट आया तो बिजनेस की हेल्थ पे भी इंपैक्ट आना डेफिनेट। होप आपको फीचर समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं क्या है मेरिट्स और क्या है डीमेरिट्स। मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेजेस। सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस क्या है? अच्छा, काफी सारे मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको फीचर से ही मिल जाते हैं। सो फीचर्स आर द न्यूट्रल पॉइंट्स, they talk about the benefits and they talk about the limitations also. तो जब भी आपसे कोई फीचर्स पूछे तो आपको दोनों चीजें लिखनी है, आपको अच्छी बातें भी बतानी है, आपको बुरी बातें भी बतानी है। बट अगर आपसे क्वेश्चन में एडवांटेजेस पूछा जाए, लिमिटेशंस पूछी जाए, तो अगर आपसे एडवांटेजेस पूछा गया है, यू हैव टू राइट द प्लस पॉइंट्स, यू हैव टू, आपसे लिमिटेशन पूछा गया है, यू हैव टू राइट द नेगेटिव पॉइंट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लस पॉइंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो फर्स्ट आई हैव टेकन हियर इज क्विक डिसीजन मेकिंग, दैट कम्स फ्रॉम कंट्रोल पॉइंट। अगर आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप को किसी को कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं होती है, ये उसके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत क्विक डिसीजन ले सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में।
उसके सामने कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट आए, कोई नई बात आ जाए, कोई नया पॉइंट निकल कर आ जाए, कोई नया रिस्क निकल कर आ जाए, सो इज द ओनली मैन हु हैज टू टेक द डिसीजंस, तो वो डिले नहीं करेगा, उसे रेफर करने की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से डिसीजंस कभी भी ले सकता है। दैट मेक्स इट अ क्विक डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब यह होता है कि बिजनेस के सीक्रेट्स उस ओनर के साथ ही रहेंगे। और यह भी बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी सोल प्रोप्राइटर अपने खुद के सीक्रेट्स को क्यों किसी और को जाके डेलीगेट करेगा या बताएगा, बिकॉज दैट विल इंक्रीज द कॉम्पिटिशन इनटू द मार्केट्स। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में जितने भी सोल प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरीके के जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने बिजनेस सीक्रेट्स को अपने साथ ही रखते हैं, इसलिए वहां पे इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो 100% सिक्योर होती है। डायरेक्ट इंसेंटिव का यहां पे मतलब ये होता है कि आप जो भी एफर्ट्स दे रहे हैं, प्रोप्राइटर जो भी एफर्ट्स डाल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका उसे डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। देयर इज नो मिडिल मैन टू टेक आउट द प्रॉफिट्स आउट ऑफ दैट, क्योंकि वहां पे लोग नहीं है, वहां पे मल्टीपल ओनर सिस्टम नहीं है, तो आपके प्रॉफिट्स आपके लॉस आपके हैं, आपको उसे किसी और के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। इट मींस आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना इंसेंटिव डायरेक्टली मिलेगा। इसी पॉइंट से निकल कर आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, दैट इज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। नाउ when you play tennis, the whole sole responsibility is onto your shoulders. अगर आप जीतते हैं तो 100% आपको अवार्ड मिलता है, और अगर आप हारते हैं तो 100% गलती आपकी होती है। वही सेम फीलिंग एक सोल प्रोप्राइटर को मिलती है। अगर वो अच्छा करेगा तो पूरा प्रॉफिट उसको मिलता है। इट मींस उसको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है कि मेरे पूरे होल सोल मेरे एफर्ट्स की वजह से आज ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है। उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उसको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वो जो भी कर रहा है उसके सामने उसके रिजल्ट्स हैं, और वो रिजल्ट्स का जो भी ओनर है वो खुद है। अगर बिजनेस बुरा करेगा तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा। इट मींस सोल प्रोप्राइटरशिप काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में जो ओनर्स होते हैं उनको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो अपने एफर्ट्स का डायरेक्ट रिजल्ट देख पाते हैं। They cannot blame it to others. They have to take all the responsibility onto their shoulders. Similar to those games जहां पर आप सिंगल प्लेयर होते हैं। एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस को किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज के बिना शुरू किया जा सकता है और क्लोज भी किया जा सकता है। ये थे हमारे मेरिट्स। चलिए जानते हैं अब क्या है डीमेरिट्स इन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के। लिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज द पर्सन इज अलोन, वो उतने ही रिसोर्सेज पुट अप कर सकता है जितने उसकी पॉकेट मनी है, जितना उसकी पॉकेट का या उसका खुद का सेविंग है। सो कैपिटल विल बी लिमिटेड अप टू द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। अगर उसके पास 10 लाख रुपए है तो वो 10 ही लाख इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर उसके पास 1 लाख रुपए है तो वो 1 लाख ही इन्वेस्ट कर सकता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस कंसर्न, जो हमने बिजनेस कंटिन्यूटी वाले पॉइंट में देखा कि अगर प्रोप्राइटर की हेल्थ को कुछ इंपैक्ट पड़ेगा सो बिजनेस भी अफेक्ट हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नाउ दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट, कि अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, बिजनेस की लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो बिजनेस के एसेट्स को बेचने के बाद भी अगर कुछ शॉर्ट पड़ा सो ओनर हैज टू पे फ्रॉम हिज पर्सनल सेविंग्स। हो सकता है उसका घर, उसकी गाड़ी, उसकी पर्सनल सेविंग्स लग जाए बिजनेस की लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, नाउ this point comes where a person is not from the commerce background, or he is coming, he's doing business, but he has done his studies or his background is non-corporate, non-business related background. ऐसे persons को मैनेजर एबिलिटी बहुत ज्यादा लैक कर जाती है, क्योंकि उन्होंने स्टडीज वैसी नहीं करी है, उनका बैकग्राउंड वैसा नहीं है, उन्होंने बिजनेस करना तो सोच लिया है, शुरू भी कर दिया है, बट दे लैक दैट नॉलेज। सो अगर कोई पर्सन मैनेजमेंट पढ़कर आया है तो वो अच्छा मैनेज कर लेगा, बट अगर कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट है, वो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करता है तो वो हमेशा मैनेजमेंट के फंडेज नहीं जानता होगा, और इसीलिए वो गलत डिसीजंस ज्यादा लेगा।
ये थे लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो हमने जाना सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग, हमने जाना उसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इस पूरे चैप्टर में हम जितने भी फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं उनमें यही पैटर्न चलेगा। मैं आपको मीनिंग बताने वाला हूं, मैं आपको फीचर्स बताने वाला हूं, लिमिटेशंस एंड मेरिट्स भी बताने वाला हूं। इस चैप्टर से आपको किसी भी फॉर्म के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको हर फॉर्म के फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है। मूविंग ऑन टू आर सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन है जो मैनेजमेंट देख रहा है, जो ओनरशिप देख रहा है, जो बिजनेस को चला रहा है। पर जब बिजनेस बड़ा होने लगता है तब ह्यूमंस को यह फील होता है कि क्यों ना हम इसमें और लोगों को ऐड कर लें। अगर हम लोगों को ऐड करेंगे तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे, लाइबिलिटी शेयर होगी, लॉसेस शेयर होंगे, ठीक है, प्रॉफिट्स भी शेयर होंगे, बट शायद हम अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर पाए। और वहां से आया कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के ऊपर इंडिया में एक एक्ट भी लॉन्च किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर 1932, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एंड वो डिफाइन करता है पार्टनरशिप को कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक ऐसा रिलेशन जो दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए। अब इस पूरी मीनिंग में पूरी पार्टनरशिप के फीचर्स भी हैं, मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। अगर आप ध्यान से मीनिंग को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, तो आपको फीचर्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। सो क्या बोल रहे हैं वो? एक रिलेशनशिप है। अब ये रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है? इट कैन बी अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, इट कैन बी अ लीगल रिलेशनशिप। ये रिटर्न हो सकता है, ये ओरल हो सकता है। रिलेशनशिप वर्ड की बात की गई। एक रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। किस चीज को लेकर? इस चीज को लेकर कि जो भी वो बिजनेस कैरी करेंगे, जाहिर सी बात है बिजनेस की बात हो रही है, किसी चैरिटी एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, किसी नॉन बिजनेस एक्टिविटी की बात नहीं हो रही। सो पार्टनरशिप कैन ओनली बी फॉर्म्ड फॉर डूइंग अ बिजनेस। सो जो भी वो लोग बिजनेस करेंगे उसका जो प्रॉफिट होगा वो अग्रीड प्रपोर्शन में शेयर होगा। इक्वल नहीं बोला है, अग्रीड प्रपोर्शन बोला है। They have agreed to share the profits of the business. There's no ratio mentioned. It means वो आपस में कुछ भी रेशो डिसाइड करें, बट द मैंडेटरी कंडीशन इज अगर चार पार्टनर्स है तो चारों में प्रॉफिट बटेगा, तीन में नहीं, दो में नहीं। अगर तीन पार्टनर्स है तो तीनों में बटना चाहिए। सो शेयरिंग इज मस्ट ऑफ प्रॉफिट्स कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये फीचर हमें ये बताता है कि या तो वो बिजनेस सभी लोग मिलकर चला रहे होंगे या फिर any one of them acting for all. What we actually mean by this line? This means एक अकेला इंसान भी रिप्रेजेंट कर सकता है पूरी पार्टनरशिप फर्म को। हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर हो, पर एक्चुअली जो एक्टिव पार्टनर है, जो वर्किंग पार्टनर है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरे काम देख रहा है, वो एक अकेला पर्सन है। ये भी अलाउड है बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और यहीं से हमें मिलते हैं कुछ फीचर्स भी। स्टैट्यूटरी फीचर्स की अगर हम बात करें, सो स्टैट्यूटरी फीचर्स में मोर देन वन पर्सन, एक आदमी का होना बहुत जरूरी है। मतलब मैंडेटरी है, कंपलसरी है, क्योंकि अगर एक आदमी होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता। सो मोर देन वन पर्सन इज द मेन रूल। सेकेंड, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस चैरिटी के लिए, चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए, सर्विंग द मैनकाइंड के लिए पार्टनरशिप्स फॉर्म नहीं होती। उनके लिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं, वो पार्टनरशिप्स नहीं बोले जाएंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप कैन बी रिटन और इट कैन बी वर्बल, बट देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन दोज टू पर्संस। I'm not talking about the blood relations, I'm not talking about the legal relations, I'm talking about those kind of relation that where the both agree to do the business. वो अग्रीमेंट होना चाहिए हम दोनों के बीच में कि हम जो भी बिजनेस करेंगे मिलकर करेंगे और इसका जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसे हम शेयर करेंगे। Profit motive and sharing of profit. Yes, if you are doing a business activity, by default, your main aim is to earn profit. And if you are earning the profit or loss, partnership says you have to share it also. अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर आपने पार्टनर्स क्यों बनाए हैं, पार्टनर्स को क्यों जोड़ा है? तो ये एक स्टैट्यूटरी फीचर है कि पार्टनरशिप में अगर ₹1 का भी प्रॉफिट होगा तो उसे शेयर करना मैंडेटरी है। एंड द लास्ट प्रिंसिपल, एजेंट रिलेशनशिप। ये वाली बात आती है निकलकर लास्ट लाइन से, एक्टिंग फॉर ऑल।
A single person, a single partner of the firm can be the agent of the firm. That means a single partner can take decisions on behalf of the whole firm. और अगर वो डिसीजन कोई लेकर आता है तो ये माना जाएगा कि सारे पार्टनर्स ने मिलकर वो डिसीजन लिया है. पार्टनर्स आर ट्रीटेड और आर ट्रीटेड लाइक एजेंट्स ऑफ द फर्म. जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स की हामी हो किसी पर्टिकुलर बात पर. अगर कोई सिंगल पर्सन, कोई सिंगल पार्टनर को डिसीजन ले लेता है तो इन द आइज ऑफ लॉ ये माना जाएगा कि फर्म ने डिसीजन लिया है. इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. कुछ और फीचर्स हैं पार्टनरशिप के, चलिए वो भी देखते हैं, जिन्हें हमने जनरल फीचर्स बोला हुआ है. जनरल फीचर्स जो काफी हद तक हर बिजनेस के अंदर होंगे, जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा. तो यहां पर भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ऑल दो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ गए हैं, ओनर्स बढ़ गए हैं, बट लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. विच मींस अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉस हुआ तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी स्टेक पे लगानी पड़ सकती है टू पे ऑफ दोज लाइबिलिटीज. नो सेपरेट लीगल इंडिविजुअलिटी, दैट मींस यहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग एंटिटी लॉ ने प्रोवाइड नहीं की है. इन द आइज ऑफ लॉ the partnership firm has no legal entity whereas the partners have the legal entity. मतलब जो भी लीगल केसेस होंगे, जो भी लीगल अग्रीमेंट्स होंगे, वो पार्टनर्स के साथ किए जा रहे होंगे, फर्म के साथ नहीं. utmost good faith, that means जो भी पार्टनर्स डिसीजन लेंगे अपने एंड पे ये मान कर लेंगे, बाकी पार्टनर्स के अंदर ये फेथ होना चाहिए कि वॉट एवर डिसीजन दे आर टेकिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म. ये एक फीचर है. ये माना जाता है कि किसी भी पार्टनर ने कोई भी डिसीजन लिया होगा, कोई भी एक्ट किया होगा, सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म किया होगा. इसी फेथ के साथ हम पार्टनर्स को ये परमिशन देते हैं कि दे कैन टेक द डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एज वेल. साथ ही साथ कोई भी पार्टनर कभी भी अपनी पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस सीक्रेट्स को किसी और के साथ शेयर नहीं भी करेगा. यह भी एक फीचर माना गया. Restriction on transfer of interest, that means if A is a partner and he has a son that is D, so A अपने बेटे को अपनी जगह पार्टनर नहीं बना सकता. He cannot transfer his share to his brother, his son, his daughter, his wife. No, he cannot transfer his share of interest. उसकी डेथ हो जाती है और in good faith, in goodwill, I'll say बाकी पार्टनर्स उसकी फैमिली को कंपनसेट करें, दैट इज अ डिफरेंट मैटर. बट अगर ए जिंदा है, ए पर्पसली ये करना चाह रहा है कि आई वांट टू रिप्लेस माई सेल्फ एंड आई वांट टू पुट माई सन और डॉटर एज अ पार्टनर इनटू दिस पार्टनरशिप फर्म, सो दिस कैन नॉट नेवर बी हैपन. पार्टनर्स इसे अलाउ नहीं करेंगे, पार्टनरशिप में ये नहीं हो सकता. वो लोग एक नए पार्टनर की तरह आ सकते हैं बट ए को रिप्लेस नहीं कर सकते. दिस इज द पॉइंट. होप आपको फीचर समझ में आए होंगे. चलिए जानते हैं क्या है मेरिट्स और डिमेरिट्स पार्टनरशिप फर्म्स के. ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो दो टाइप की हो सकती है. एक होती है जनरल और लिमिटेड पार्टनरशिप और दूसरी होती है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप या लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. When it's a normal partnership firm जहां पर हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो ये माना जाएगा the liabilities of the partners are unlimited, जो मैं अभी आपको मैं बता रहा था. But there are some limited liability partnerships as well where the liability of the partners are restricted to a particular point, to a particular amount of money, कि इतने अमाउंट तक के लिए लाइबल माने जाएंगे, उससे ज्यादा का अगर लॉस होता है so they are not liable for that particular loss. ऐसी फर्म्स को लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म्स बोला जाता है. Partnership at will, that means the life of the firm depends on the decisions of the partners. चाहे तो पार्टनर उस फर्म को 10 साल चलाएं, 100 साल चलाएं, 120 साल चलाएं, फर्म की डेथ नहीं होगी. Whereas particular partnership में the partnership is started or it is incorporated to do a particular project. Once the project has been done, the partnership will automatically get dissolved. So it can be for a particular period or it can be for a particular project as well. ये तो है हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. आगे चलते हैं. क्या अच्छी बातें हैं, क्या प्लस पॉइंट्स है पार्टनरशिप के. मेरिट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात
जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी देखा, पार्टनरशिप में भी क्योंकि टर्नओवर्स इतने बड़े नहीं हैं, ये भी छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में ही काउंट किए जाते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको भी फॉर्मेशन में काफी सारी लिबर्टी दी हुई है। सो दे कैन बी फॉर्म्ड वेरी इजीली एंड दे कैन बी क्लोज्ड वेरी इजीली। इट्स नॉट मैंडेटरी टू open them after doing a lot of paperwork and to close them after doing a paperwork. No, it's not required. Balanced decision making, where the in the partnership, in the sole proprietorship, सारे डिसीजंस चाहे सही हो चाहे गलत हो अकेला इंसान ले रहा है, जो कि है सोल प्रोप्राइटर। यहां पे बैलेंस डिसीजन होता है कि अगर 4 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, तो वो आपस में मिलकर अच्छा बुरा एनालिसिस कर कर दे कैन टेक अ बैलेंस्ड डिसीजन एज कंपेयर टू अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। If there are more partners coming up into the business, it's very obvious that the capital of the firm will increase as compared to sole proprietorship, where the investment was coming only from one side. Here we have 2, 3, 4, 5, n number of partners into the firm, so the money can come from all of them, and that will increase the capital base of the firm. If the owners are increasing, the profits and risks are also going to be shared. So risk is also shared here. That means एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, जो भी रिस्क होगा, जो भी लॉस होगा, वो सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। एक मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी सारे पार्टनर्स को, एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी कि आई एम नॉट द ओनली वन हु इज गोइंग टू बेयर एवरीथिंग, आई हैव पार्टनर्स टू शेयर इट। दैट इज अ प्लस पॉइंट। एंड बिकॉज रिस्क शेयर हो जाता है, सो पार्टनर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और वो रिस्क को शेयर करने के इस फीचर के साथ साथ लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं कि वो रिस्क आगे धीरे धीरे कम होने लगे। सीक्रेसी, it's again very obvious कि no proprietor is going to share the profits of the organization, to the secrets of the organization with any other person. And why any partner will do that? So if a partner is there, he is 100% sure that he is not going to share the secrets of the organization with some other firms or organization or competitors. This is again one of the merits of partnership. But there are some demerits as well. Again, unlimited liability coming from the sole proprietorship thing. If the partnership is a general partnership, the liabilities of the partners are unlimited, which means their personal stocks, the personal savings, personal assets are on stake. Limited resources, here also we have a fixed number of partners which we can have into our organization. Earlier it was 10 for banking and 20 for non-banking. Then it was changed. Now we can have approx 200 persons as partners into a firm, but still on papers it can be 100 or it can be 200. But in practicality, generally we have seen no partnership businesses has more than 10 partners ever, because it's very difficult to sustain those number of partners. So 5 partners, 3 partners, 4 partners. If the number of partners are under 10, so the resources are very limited as well. So this is जरूरी नहीं है कि क्योंकि लॉ ने बोल दिया है कि you can make a partnership firm of 100 people or 200 people, so you'll be going to ask 200 partners to join. ऐसा होता नहीं है। पार्टनरशिप्स में नॉर्मली कम ही पार्टनर्स होते हैं, जनरली 2, 3, 4 ही देखे जाते हैं, इसलिए रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। लैक ऑफ हार्मनी, here we means that partners are not connected, generally they are not connected with blood, or they are not very good friends. If this is happening, then there is lack of harmony in the sense that at times, if a particular decision goes wrong due to a particular decision of a single partner, it may happen that the remaining partners can throw him out from the firm. So there is lack of harmony in the sense that not every partner is that much connected with the organization's main objectives. He does not thinks that the business belongs to him, like in the sole proprietorship organizations where the proprietor is so much connected with the organization. He thinks that the business is his own baby kind of thing. But in partnership organizations, there can be 1 or 2 partners who initiated the thing. They can have that feeling, but not every partner coming into the organization will have that sense of responsibility. Lack of continuity. At times, any partner can go out of the business at his own will due to bad decisions, due to there can be fights between the partners
for a particular decision, and any partner can go out. And due to this, the partnerships are also unstable form of organizations, and that means here also the continuity factor is at stake. Lack of public faith. एज आई सेड, कंटिन्यूटी का फैक्टर यहाँ पे थोड़ा सा वीक है. पार्टनर्स में लड़ाई हो जाए तो कभी भी पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है. किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, किसी पार्टनर को छोड़कर जाना है, तो वो चला जाएगा और हमारी फर्म बंद हो जाएगी. और इस वजह से, क्योंकि पार्टनरशिप्स में इस तरह के फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सोल प्रोवाइडर्स, यहाँ पे पब्लिक का फेथ कम है. पब्लिक मीन्स द कस्टमर्स, द गवर्नमेंट, द अदर अथॉरिटीज, दे डोंट ट्रस्ट much more on partnership organizations as well as sole proprietorship businesses also. On the basis of doing work, we have different types of partners coming up into the partnership firms. So let's discuss them also. Active partners are those partners who do actively participation, who do active work while into the partnership. वो सारे काम करते हैं, वो और पार्टनरशिप के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं. यही वो पार्टनर्स है जिनके ऊपर, जिनके शोल्डर्स पे पूरी पूरी पार्टनरशिप फर्म टिकी होती है. Whereas sleeping partners or dormant partners are those partners who are only interested in investing the money into the business, but they're not into any decision making or into the business affairs of the organization. हाँ, कभी कभार वो एक्टिव हो सकते हैं, but majority of times they don't interfere into the business activities. They're just concerned about their profits and their capital part. Secret partners are those partners who do not want to reveal their entity, that they are the partners of the firm, but they want to work with the firm. They can be active, they can be sleeping, but the name of that partner is not going to be revealed by the firm into the public. You'll be working secretly with the partnership, with that partnership firm. Fourth type of partners, which are not full-fledged partners, are nominal partners and partners by estoppel. Nominal partners are those partners who just invest money, but they do not have, they do not, either they will be investing, they are not going to invest money and they are not going to take any kind of share, but they will be treated like they're the nominal partners. For example, if we have used the name of that person and we have shown that this person belongs to our partnership firm, जबकि के उस पार्टनर ने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वो पार्टनरशिप का कोई प्रॉफिट में शेयर नहीं ले रहा है, लॉस नहीं ले रहा है, बट वो अलाउ कर रहा है कि हम उसके नाम को यूज कर पाए सो दैट द फर्म कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट ड्यू टू हिज पर्सनल गुडविल. ऐसे पार्टनर्स को नॉमिनल पार्टनर बोला जाता है. नॉमिनल पार्टनर्स में सिर्फ हम उनका नाम यूज करते हैं सो दैट वी गेट द गुडविल ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनर. Partner by estoppel. Here, the partner by estoppel is a person who is, by his words or conduct, gives an impression to others that he is the partner of firm, but actually he is not. So वो इस तरीके के काम कर रहा है, वो मीटिंग्स में आ रहा है, वो हमारे डिसीजन मेकिंग में हमारे साथ बैठ रहा है, हम किसी डील के लिए जा रहे हैं तो वो भी हमारे साथ चल रहा है. So for the public, it seems like that person is actually on paper our partners, but in reality he is not, and he's not denying that कि लोगों को अगर ये लग भी रहा है कि वो हमारा पार्टनर है तो वो इस चीज को क्लैरिफाई भी नहीं कर रहा है कि वो हमारा पार्टनर नहीं है. इस तरीके के लोगों को हम पार्टनर बाय एस्ट्रोपल बोलते हैं. और अगर इनके इस इंप्रेशन से, उस पर्सन के इस इंप्रेशन से किसी ने हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो वो पर्सन भी उसके लिए लायबल माना जाएगा, बिकॉज द पब्लिक और दैट वेंडर हैज assumed that this person is the partner of the firm, but this person has not clarified that thing. It means उसको अगर ये धोखा भी होता है कि वो हमारा पार्टनर है और वो उस धोखे में हमें आके कोई डील देता है तो ये पर्सन भी उस पर्टिकुलर डील के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा. इट मीन्स अगर कोई लॉस होता है तो हम इससे भी पैसे रिकवर करेंगे. Partner by holding out is a person who is represented as a partner, but he does not he's not giving any kind of impressions कि he is a partner, but he's not also denying the fact. It is just reversal of partner by estoppel. It means the partnership firm is using his name and he's been treated as a partner. We are showing him as a partner in the eyes of government, in the eyes of public, but he is not a partner on papers. हम उसे सिर्फ शो कर रहे हैं कि वो हमारा पार्टनर है, पर ये बात जानते हुए भी वो इसे मना नहीं कर रहा है.
तो वो बन जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। द सेम रूल्स अप्लाई हियर ऑल्सो। अगर उसके नाम उसकी गुडविल पे कोई हमने डिसीजन लिया, हमने कोई बिजनेस डील क्रैक की है, एंड वी बियर्ड सम एनी काइंड ऑफ लॉस, या there is a kind of liability arising out of that, the person will be liable to pay that money as well, and that will be decided by the court. Limited partners are those partners, they invest the money, and their liability is limited up to a particular value. It means अगर कोई लॉस होता है तो उनसे हम वो जो लिमिटेड वैल्यू वहीं तक रिकवर करेंगे, बाकी का लॉस हम उनसे रिकवर नहीं कर सकते। ऐसे पार्टनर्स को हम लिमिटेड पार्टनर्स बोलते हैं। और माइनर पार्टनर्स जो होते हैं, दे आर द पर्सन्स हु आर देयर एज इज बिलो 18, and they cannot become actually a partner, but they can be treated as a beneficiary of the firm, where we'll be giving only the profits, not the losses. ये कब होता है? जब पार्टनर्स म्यूचुअली अग्री कर जाएं कि मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसका कोई छोटा बेटा है या बेटी है, और हम उसे एज अ बेनिफिशियरी हमारी फर्म में एक शेयर दे दें, ताकि उसकी फैमिली का लाइवलीहुड, ब्रेड एंड बटर चलता रहे, क्योंकि वो पार्टनर जो था वो अकेला अर्निंग मेंबर था उस फैमिली का, उसकी डेथ हो गई है, या फिर वो पैरालाइज्ड हो गया है, हैंडीकैप्ड हो गया है, नाउ ही कैन नॉट डू द बिजनेस ऑपरेशंस। सो हम ऐसे केसेस में घर के किसी छोटे बच्चे को भी बेनिफिशियरी की तरह एडमिट कर सकते हैं। वो माइनर पार्टनर कहलाते हैं, बट दे आर नॉट लाइबल फॉर एनी काइंड ऑफ लॉसेस, दे आर नॉट लाइबल फॉर एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटीज, बट दे आर ओनली बी एबल टू गेट द प्रॉफिट्स इन द पार्टनरशिप फर्म्स। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। चलिए आगे चलते हैं पार्टनरशिप में। जैसे कि हमने देखा कि पार्टनरशिप में एक रिलेशनशिप का होना जरूरी है। नाउ दिस रिलेशनशिप इफ इट इज वर्बल, तब तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वर्बल अग्रीमेंट्स के लिए हमने कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं बनाए हैं पार्टनरशिप एक्ट में, बट इट इज रिकमेंडेड if that relationship can be written into a piece of paper. So when that relationship, that agreement is in the written form, that is termed as the partnership deed. एक रिटन अग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, और ये किसी व्हाइट पेपर पे नहीं, एक प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे, नोटरी पेपर पे विद प्रॉपर सील साइन सिग्नेचर्स इसे ड्राफ्ट किया जाता है। सो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वी कैन से ऑल द बाय लॉज ऑफ द फर्म, जिसमें पार्टनर्स ये लिखते हैं कि कौन कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, पार्टनर्स की पूरी पूरी डिटेल्स होती है, किस पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, फर्म के क्या रूल्स होंगे, क्या एथिक्स होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, उनका कॉर्पोरेट ऑफिस कहां होगा, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब क्या प्रोविजंस है, कोई नया पार्टनर आना चाहता है, एडमिट होना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है, कोई रिटायरमेंट लेना चाहता है उसके लिए क्या प्रोविजंस है। सो ईच एंड एवरीथिंग is noted down, penned down in that deed. So partnership deed is treated as the constitution of the partnership firm. ये था कंप्लीट पार्टनरशिप स्ट्रक्चर। होप आपको यहां तक समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ। That is joint Hindu family business. As the name suggests, it is a family business kind of thing, specifically for the Hindu families. The law came by the name the Hindu Succession Act 1956. इस एक्ट में बताया गया था द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। It is a unique form of business organization where which is only formed in India, and it is governed by that particular act. इसमें क्या होता है कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, और वो अपनी आगे आने वाले जनरेशन को बिजनेस ट्रांसफर करता है, सो ही कैन चेंज द फॉर्म ऑफ दैट सोल प्रोप्राइटरशिप इनटू द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब जैसे कि यहाँ पे फैमिली वर्ड यूज किया जा रहा है, सो कंप्लीट फैमिली मेंबर्स जो कि ब्लड रिलेशंस में है या लीगल रिलेशनशिप में कैरी करते हैं, उनको हम इस पर्टिकुलर फैमिली बिजनेस का पार्टनर ट्रीट करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स? द बेसिस ऑफ मेंबरशिप in this kind of business is by birth. So anyone who is taking the birth into the family becomes the member by birth, and the successive generations as well. The business is managed and controlled by the
हेड मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज नोन एज कर्ता। एंड ये जो पर्सन होता है यही बिजनेस के सारे डिसीजंस लेता है, इसी का सबसे ज्यादा बड़ा शेयर भी होगा प्रॉफिट के अंदर, और ये डिसाइड करेगा कि बाकी पार्टनर्स को कितना कितना, बाकी मेंबर्स को कितना कितना शेयर दिया जाएगा। इसके सारे डिसीजंस को मेंबर्स को भी मानना पड़ता है। All members have equal ownership right over the property of an ancestor and they are known as co-partners. So कभी भी कोई भी जनरेशन का जो प्रॉपर्टी राइट है वो कम नहीं होगा, जो भी सक्सेसिव जनरेशन होंगी उनकी इक्वल राइट्स होंगे पार्टनर फैमिली के प्रॉपर्टीज के ऊपर। There are two schools which are famous in the country for this Hindu law. One is Mitakshara system and another one is Dayabhaga system. So Mitakshara school of law, they assume that only the head male member or any male member, if there is only one male member, so he will be the head of that undivided family business. So as it says, it is popular in the country except in the state of Assam, Bengal and some parts of Orissa. इन 3 स्टेट्स को छोड़ दे तो इस पूरे स्कूल ऑफ लॉ में जहां जहां पर भी एप्लीकेबल है, यहां पे जो मेल मेंबर होता है वही कर्ता डिक्लेयर किया जा सकता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी का। सो आफ्टर द फादर द सन बिकम्स द कर्ता एंड हिज सन बिकम्स द कर्ता एंड इट goes on and on and on. Whereas दयाभागा सिस्टम में उन्होंने ये रूल दिया है, जो असम है, बंगाल है एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा में ये चीज फॉलो की जाती है, जहां पर देयर इज नो पर्टिकुलर रूल दैट सन विल बी द ओनली कर्ता इनटू द फैमिली। देयर कैन बी फीमेल्स व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज द कर्ता आल्सो। सो फीमेल्स कैन आल्सो बी कर्ता under Dayabhaga system, whereas Mitakshara में females can never be the karta into the family. Talking about some of the features of this unique kind of business, although ये बहुत कम बचे हैं, but क्योंकि ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं तो चलिए इनको और जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। सो फर्स्ट वन इज ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। जो भी ऑपरेशन होंगे, जो भी यहाँ पे लॉज एंड प्रोविजंस एप्लीकेबल है वो हिंदू लॉ के हिसाब से लगते हैं। तो इंडिया में जो हिंदू लॉ एप्लीकेबल है जो कि 1956 में आया था, उसके हिसाब से ही यहाँ पे लीगल डिसीजंस लिए जाएंगे। सारा का सारा मैनेजमेंट करता देखता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी वो डिसीजंस लेगा वो बाय डिफॉल्ट मान्य होंगे बाय द रिमेनिंग मेंबर्स। The liabilities are limited, which means every member has a limited responsibility for any kind of losses or any kind of responsibilities over there. So किसी भी पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टीज को एक एक्सटेंट तक ही रिकवर किया जाएगा, पूरी प्रॉपर्टीज को नहीं लिया जाएगा। सारे पार्टनर्स के ऊपर, सारे मेंबर्स के ऊपर लिमिटेड लाइबिलिटी का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। परमानेंट एग्जिस्टेंस यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बाय डिफॉल्ट बढ़ता जाता है। सो वन जनरेशन कम्स, अनदर वन गोज आउट, ऑटोमेटिकली बिजनेस विल बी शिफ्टेड टू द न्यू जनरेशन। इसीलिए यहाँ पे परमानेंट एग्जिस्टेंस का स्टेटस मिलता है। मेंबरशिप बाय बर्थ मिलती है क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है। सो उस फैमिली में जो भी बर्थ लेगा वो बाय डिफॉल्ट उस पर्टिकुलर फैमिली बिजनेस का मेंबर माना जाएगा। एंड ओनली मेल मेंबर्स, ये को पार्टनर्स हो सकते थे पहले तक, बट उसके बाद अगर मान लो मेल मेंबर, सारे के सारे मेल मेंबर्स खत्म हो जाते हैं, तो जो भी हेड फीमेल होगी वो बाय डिफॉल्ट कर्ता बन जाती है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स ही फैमिली बिजनेस के को पार्टनर्स होंगे। हमने देखा दयाभागा सिस्टम में भी फीमेल्स जो हैं उनको उन्होंने को पार्टनर्स की परमिशंस दी हैं। फ्यू मेरिट्स, इफेक्टिव कंट्रोल, यस फैमिली बिजनेस है, करता है, हेड मेंबर है, सो बाय डिफॉल्ट वो होल्ड करता है पूरी फैमिली को। और बिकॉज हमने देखा भी है इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी इंडिया में, सो जो भी हेड मेल मेंबर्स होता है वो वैसे भी फैमिली के डिसीजंस लेता है और बाय डिफॉल्ट उसे सब लोग मानते ही हैं। इसी तरीके से बिजनेस में भी जब वो डिसीजंस लेता है सो उसके सारे डिसीजंस को बाय डिफॉल्ट लोग मानते हैं। कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे किसी की डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आगे आने वाले जनरेशन को बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सक्सेशन मिलता जाता है। इसीलिए एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप, एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, इनका एक्सिस्टेंस ज्यादा सिक्योर्ड है, ज्यादा लंबा रहता है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, एज आई टोल्ड यू दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट
अगर कोई लॉस होता है तो वो अपनी लाइबिलिटी, जितनी भी उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, वहां तक के लिए लाइबल माने जाएंगे। एंड इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन बिकॉज इट्स अ फैमिली बिजनेस थिंग, जो कभी भी कोई भी डिसलॉयल्टी नहीं करेगा, ना ही करता है, और साथ ही साथ बिजनेस के जितने भी सीक्रेट्स हैं वो फैमिली के मेंबर्स के अंदर ही रहते हैं, इसलिए कॉपरेशन और सीक्रेसी बनी रहती है। बट इसके कुछ बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं। अगर हम बात करें तो लिमिटेड रिसोर्सेज, फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस के अंदर फैमिली के लोग ही इन्वेस्ट करेंगे, और फैमिली के लोग अगर अपनी ही प्रॉपर्टीज से इन्वेस्ट करें तो उनकी प्रॉपर्टीज भी तो लिमिटेड ही होने वाली है। सो यहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिले ऐसा जरूरी नहीं है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, मेंबर्स की तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, पर कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द कर्ता। अगर उसके कोई डिसीजंस गलत हो जाते हैं तो बाकी लोग तो अपनी लाइबिलिटी से बच जाएंगे, बट ही इज द वन हु हैज टू बेयर ऑल द लॉसेस। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि कर्ता अगर सही डिसीजंस लेगा तब तक तो ठीक है, पर अगर मान लो कर्ता इज अनअवेयर अबाउट द मैनेजमेंट, ही इज नॉट वेरी गुड इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप, उसके डिसीजंस उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, सो इसका खामियाजा पूरे बिजनेस को उठाना पड़ सकता है। और लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स, जैसे कि मैंने बात बोली कि अगर कर्ता इज नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड या उसके डिसीजन मेकिंग पावर्स वीक है, तो इसका नुकसान बिजनेस को डायरेक्टली होगा। यह है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लेट्स मूव ऑन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। चलिए देखते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। है क्या? सो द टर्म कोऑपरेटिव मीन्स टू कोऑपरेट, टू वर्क टुगेदर. So this is a kind of organization where the society comes in. हम इन ऑर्गेनाइजेशंस को इसलिए फॉर्म करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें कुछ कॉमन पर्पस को सर्व कर पाए, एक दूसरे की हेल्प कर पाए, और इसी पर्पस से बनाई जाती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिनका एक ही प्राइम मोटो होता है कि उनके मेंबर्स का बेनिफिट हो। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी। द मेन पर्पस of forming that cooperative society is to give the benefits to the members. So it aims to protect and promote the economic and the social interests of the members, and it is an association of the persons, not of capital. यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मेंबर्स को कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़े टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरीली रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। नाउ दिस फॉर्म इज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको पेपर वर्क में काफी स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि वी हैव अ स्पेसिफिक एक्ट विच केम इन द ईयर 1912, एंड इनको अगर इनकॉर्पोरेट करना है, फॉर्म करना है, सो यू हैव टू गो थ्रू दैट लीगल पेपर वर्क, बिकॉज अब यहाँ पे कम्युनिटी की बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है। अ मिनिमम ऑफ 10 persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड द कैपिटल इज अगेन comes from the members. But it does not means कि सबको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट yes, शेयर्स सबको मिलते हैं। एवरी मेंबर हैज द इक्वल शेयर इनटू दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी। साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक डिफरेंट लीगल एंटिटी भी माना जाता है बाय द लॉ, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स द सोसाइटी इज अ डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट आर्टिफिशियल पर्सन एज कंपेयर टू द मेंबर्स। इनका एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। सब एक दूसरे का मिलकर भला करें, इसी पर्पस से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। ये मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह काम करते हैं, और जितना भी बड़ा सोसाइटी है, सोसाइटी का पर्पस ये है कि मास हेल्प हो एक साथ, एक सिंगल पर्सन की जगह उसे टीम बना दी जाए और उससे उसका बेनिफिट लिया जाए। आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो वॉलंटरी मेंबरशिप है, जो ज्वाइन होना चाहता है वो ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन की कोई बात नहीं है, कोई फैमिली बिजनेस की बात नहीं है। जो भी इस सोसाइटी का पार्ट बनना चाहता है वो अपना इंटरेस्ट शो करे एंड वो मेंबर बन सकता है, और कोई भी एक नोटिस देके फर्म को छोड़ भी सकता है। लीगल स्टेटस जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, वो एक सेपरेट पर्सन की तरह देखा जाता है, उन्हें एक आर्टिफिशियल पर्सन को ट्रीट किया जाता है। इट मीन द प्रॉपर्टी कैन हैव the properties under their own name, they can have their own bank accounts, and they can be treated as a separate person, separate artificial person. Even societies के ऊपर केस भी किया जा सकता है, ऑलरेडी हमने इंडिया में देखा है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये भी है कि मेंबर्स के आने जाने से सोसाइटी की लाइफ पे, सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे कोई लीगल इंपैक्ट नहीं पड़ता है।
लिमिटेड लाइबिलिटी यहां पर दी जाती है मेंबर्स को कि ऑल द मेंबर्स हैव अ लिमिटेड सेंस ऑफ लाइबिलिटी, दे आर ओनली लाइबल फॉर देयर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर। जितने का भी लॉस होगा वो अपने शेयर तक ही उसे बेयर करेंगे, उससे ज्यादा उसे बेयर नहीं करना होगा। कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे पूरा पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, सारे मेंबर्स के पास इक्वल शेयर्स होते हैं, और यहाँ पे कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो एक प्रॉपर कमेटी बनाई जाती है जो इलेक्ट करती है। इलेक्ट होने के बाद एक कमेटी बनती है, मैनेजिंग कमेटी जिसे बोला जाता है, जिसमें प्रॉपर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, उसका प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो इस तरीके से पूरी कमेटी बनाकर सोसाइटी के अफेयर्स को रन किया जाता है। सर्विस मोटिव, कभी भी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करती है, बट द मोटो ऑफ दैट firm, of that organization, is to give the benefits to their members। ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स उनके मेंबर्स तक पहुंच पाए, उनका जो पर्पज है वो पूरा हो पाए, उसी के लिए सोसाइटी बनाई जाती है। उसके प्रॉफिट्स को सोसाइटी अपने मेंबर्स में बांट देती है। अच्छी बातें, प्लस पॉइंट्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के? पहला, यहां पर आपको इक्वल वोटिंग राइट मिलता है। अगर आप एक मेंबर हैं तो आपका एक वोट बराबर होगा बाकी सारे मेंबर्स के भी। तो एवरी मेंबर हैज अ राइट टू वोट व्हेन द मैनेजमेंट इज गेटिंग सिलेक्टेड। लाइबिलिटीज लिमिटेड है जो कि एक प्लस पॉइंट है, ऑलरेडी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। एग्जिस्टेंस स्टेबल है बिकॉज इट्स अ लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। इट मींस मेंबर्स के आने जाने से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। तो एग्जिस्टेंस, जैसे इसका बर्थ लीगल हो रहा है वैसे ही इसका क्लोजर भी लीगली किया जाएगा। इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस पे ये लोग बहुत काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स जो है वो किसी पर्पज से जुड़ रहे हैं। सो मैनेजमेंट जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि हम उस मास प्रोडक्शन का बेनिफिट ले, जो इंडिविजुअल प्रोडक्शन हो रहे हैं, इंडिविजुअल काम हो रहे हैं, उन सबको मिलाकर एक मास इंपैक्ट क्रिएट किया जाए जिससे कॉस्टिंग्स कम हो जाए। सो मेंबर्स जो है वो ऑनररी बेसिस पे यहाँ पे काम करते हैं, वो कभी भी किसी सैलरी के लिए यहाँ पे काम नहीं करते या किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए काम नहीं करते। सारे मेंबर्स को इक्वल क्योंकि डिविडेंड्स बांटे जाते हैं और जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारे मेंबर्स में बांटा जाएगा। सो देयर इज नो मेंबर हु इज बी गेटिंग एनी काइंड ऑफ सैलरी और एक्स्ट्रा बेनिफिट आउट ऑफ दैट। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इनको बहुत है क्योंकि ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं और ये सोसाइटी को बेटर बनाने की तरफ काम करते हैं। तो जहां पे गवर्नमेंट के ऊपर जो लाइबिलिटी थी इन लोगों को सर्व करने की, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत सारे टाइप्स की भी होती हैं जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। सो वो पूरा का पूरा बर्डन सोसाइटी ने अपने ऊपर ले लिया है। अगर ये फार्मर्स की सोसाइटी है तो ये फार्मर्स का बेनिफिट करने के लिए बनाई गई है। तो फार्मर्स जब आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे तो गवर्नमेंट की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट उन्हें काफी सपोर्ट करती है, सब्सिडीज देती है, इंसेंटिव्स देती है, टैक्स में रिबेट भी देती है। हाँ, एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, एज कंपेयर टू जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, इनका फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अगर हम कंपनीज के सेंस में इनकी बात करें तो कंपनीज को फॉर्म करना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, यहां पर हमें लीगल वर्क, पेपर वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। बट देन वी हैव सम लिमिटेड रिसोर्सेज ऑल्सो जो कि इसके लिमिटेशंस में काउंट होते हैं कि जितने मेंबर्स हैं वो, पहली बात तो कोई भी मेंबर बहुत ज्यादा वेल टू डू फैमिली से नहीं आ रहा होगा, वो किसी न किसी तरीके का फार्मर होगा या प्रोड्यूसर होगा जो छोटे स्केल्स पे होते हैं। सो जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है वही लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करते हैं, तो वो अपने एक लिमिटेड हद तक ही रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ऑल दो आप डेमोक्रेटिकली मैनेजमेंट सेलेक्ट तो कर सकते हैं बट दैट डजंट मेक श्योर कि जो भी मैनेजमेंट कमेटी बनाई जा रही है वो बहुत अच्छे मैनेजर्स होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो भी आपके ही पार्ट के लोग हैं, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के वही जनरल मेंबर्स हैं, जितना आपको नॉलेज है उतना उनको नॉलेज है। सो जरूरी नहीं है कि कमेटी के पास बहुत अच्छा एफिशिएंट मैनेजमेंट हो। लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि मेंबर्स हैं, मेंबर्स अपने बेनिफिट के लिए भी जुड़ते हैं और जरूरी नहीं है कि मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सीक्रेट्स हैं उनको मेंटेन करें, क्योंकि मेंबर्स का आपस में कोई हार्मनी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो हो सकता है जो मेंबर्स है और उनका आना जाना भी बहुत फ्री है, तो हो सकता है वो एक सोसाइटी से निकलकर दूसरी सोसाइटी ज्वाइन करें और वहां जाकर आपके सीक्रेट्स को शेयर कर दें। गवर्नमेंट कंट्रोल यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है क्योंकि ये सोसाइटी की बात हो रही है, कम्युनिटी की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कभी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजमेंट है उसके मेंबर्स को चीट करने लग जाए या गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करने लग जाए, एक तरीके से अपने मेंबर्स को चीट करने लग जाए। तो ये सारी चीजें ना हो इसलिए गवर्नमेंट इनके एक्शंस को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करती है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं तो डिसीजंस पे डिले हो जाते हैं। कोई किसी पर्टिकुलर बात पे अड़ जाता है, कोई किसी पर्टिकुलर बात पर अड़ जाएगा और इस तरीके से कई बार
इन सारे डिफरेंस ओपिनियन का खामियाजा सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। नाउ वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज आल्सो, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर कॉलोनी है जहां पर 500 फैमिलीज रहती हैं, वो सारी फैमिलीज मिलकर एक सोसाइटी बना ले और उस फैमिली के लिए पूरा पूरा राशन, पूरा पूरा ग्रोसरी एक साथ खरीदा जाए, बल्क में खरीदा जाए, तो ये बन जाएगी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पे बाइंग की जा रही है बल्क में टू हेल्प द कंज्यूमर्स, उसे बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जहां पे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो मिलकर एक साथ जुड़ जाए और बल्क में प्रोड्यूस करें और बल्क में ही सेल आउट करें, इससे जो भी प्रॉफिट होगा वो बल्क में होगा, ह्यूज होगा। और किसी भी प्रोड्यूसर का जो प्रोड्यूस है वो अगर नहीं बिकता है या मार्केट पे डिपेंडेंसी होती है, वो सारी चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी, मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाएगा और डायरेक्टली प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बेनिफिट दे पाएगी अपने जो मेंबर्स हैं उनको। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पे मार्केट्स नहीं होते, छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं और वो स्ट्रगल करते हैं सेल्स के लिए, सो दे कैन फॉर्म अप अ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपने कई बार देखा होगा आपके शहरों में जो ठंड में तिब्बत से, चाइना से जो लोग आते हैं, नेपाल से जो लोग आते हैं और वो ठंड में जो कपड़े बेचते हैं, सो दे क्रिएट अ स्मॉल काइंड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जहां पे लाइन से शॉप्स होती हैं और वहां पे एक सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस पे गुड्स बेचे जाते हैं और किसी भी शॉप का कोई भी ऐसा सामान आप खरीदो एक जैसे ही दिखेगा और प्राइसेस भी फिक्स होते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, जहां पर छोटे छोटे सेलर्स मिलकर एक छोटा सा मार्केट सा फॉर्म करते हैं और ये रूल बनाते हैं कि किसी भी शॉप से कितना भी सेल हो, अल्टीमेटली वो सोसाइटी के अंदर आएगा और उसके हिसाब से उसे शेयर किया जाएगा। तो पर्सनल सेलिंग खत्म होके उसे हम बल्क सेल्स में ले जाएंगे, इसे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोला जाता है। फार्मर्स इंडिया में काफी स्ट्रगल करते हैं अपनी क्रॉप्स को बेचने में, सो कई बार फार्मर्स भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं और ये सबसे ज्यादा फेमस है इंडिया के अंदर, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह काम करता है। अब फार्मर्स को एन नंबर ऑफ चीजों की जरूरत पड़ती रहती है, उन्हें फर्टिलाइजर्स खरीदना है, उन्हें सीड्स खरीदने हैं, उन्हें इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, उन्हें लोन्स चाहिए, देन उन्हें अपनी क्रॉप्स को बेचना है मार्केट्स में। तो उन सारी चीजों को करने के लिए एक सोसाइटी फॉर्म कर दी जाती है जिसमें 100 मेंबर, 50 मेंबर, 1000 मेंबर हो सकते हैं। और जैसे ही वो सोसाइटी बन जाती है तो एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, फिर वो लीगली चीजों को खरीद सकता है, बेच सकता है और इससे फार्मर्स का भला हो जाता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब बहुत बार छोटे छोटे लोग हैं जिनकी अर्निंग बहुत ज्यादा हाई नहीं है, जो बैंक अकाउंट्स तक नहीं जाते हैं या उनके एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है, दे कैन फॉर्म द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू हेल्प फाइनेंशियली ईच अदर। What they do, they just save the money from they collect the money from every member and then they make a pool of the money, and anyone who is having the requirement can be given the money out of that at a particular rate of interest. Cooperative housing societies, where the people wants to buy some houses or build some housing properties, but again individually buying that property can be expensive, so there can be n number of people ज्वाइनिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ हाउसिंग सोसाइटी, जहां पर बल्क में हाउसेस को बनाया जाए, एक बल्क में एक बिल्डर को हायर किया जाए और सारे लोग मिलकर अपना एक पूल ऑफ मनी बनाए और उससे एक पूरा पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर दिया जाए। सो इतनी तरीके की डिफरेंट डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं और इन्हें हम काउंट करते हैं अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पार्ट। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट फॉर्म की, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है पूरे पूरे इकोनॉमी पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कंपनीज को। Moving on to our last part of organizations, that is the joint stock companies। जितना भी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखते हैं आज की डेट में, जितनी भी कंपनीज आप देख रहे हैं, चाहे वो कोको कोला हो, मैकडोनल्ड्स हो, डोमिनोज हो, पिज्जा हट हो, जितने भी बड़े बड़े आप ब्रांड्स देखते हैं अपने आसपास, वो सब जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्म होता है। So it is it's a form which has to be set up according to the Companies Act, which came in the year 1956, but is relaunch किया गया in the year 2013. So every kind of organization which has been registered under the company law will be treated as a company. A company can be described as an artificial person. That means a company has a legal entity. वो अपने नाम पे properties खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है, and the company has a different entity from its owners. The shareholders of the companies are the one who can exercise the control over the management, और जिसके पास जितने शेयर्स होते हैं उसके पास उतना ज्यादा कंट्रोल होगा कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर। Shareholders have to elect the board of directors as well.
लाइक द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहां पे भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है, बट द प्रॉब्लम इज जिसके पास जितने शेयर्स होंगे उसके वोट्स उतने नंबर में काउंट किए जाते हैं. सो द पर्सन हैविंग द मैक्सिमम शेयर will have the maximum number of votes. The capital of the company is divided into smaller parts, which is known as shares, and anyone who wants to buy that share can buy it from the stock market or directly from the initial public offer, which has been given by the company, and become the member of the company or the owner of the company. Some of the features of the companies are: first, it is the artificial person, the largest form of artificial person. The government treat it as a proper artificial person, और हमने देखा ही हुआ है कि कंपनीज के ऊपर केस किया जा सकता है, कंपनीज अपने नाम पे प्रॉपर्टीज रख सकती हैं, कंपनीज अपने नाम पे लोन्स ले सकती हैं, कंपनीज अपने नाम पे बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकती हैं. इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है. इट मीन्स ये और ओनर अलग अलग हैं. इन पे आप केस भी कर सकते हैं. ओनर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी कैन फाइल द केस अगेंस्ट द ओनर एंड द मेंबर्स. इनका फॉर्मेशन सबसे ज्यादा हेक्टिक है, टीडीएस है, लेंदी है, क्योंकि कंपनी सबसे बड़े फॉर्म्स में काउंट किए जाते हैं, और यही वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्चुअली किसी इकोनॉमी को रिवॉल्व करते हैं, घुमाते हैं. सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो कंपनीज का ही होता है किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी पे. इसीलिए इनके फॉर्मेशन को काफी ज्यादा लीगल रखा हुआ है और काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है. Perpetual succession means they have an unlimited life. That also means the company's birth and the company's death is according to the law. चाहे मेंबर्स रहे ना रहे, कंपनी की बर्थ और कंपनी की डेथ बाय लॉ ही होगी. इसीलिए इसको परपेचुअल सक्सेशन भी बोला जाता है. कंट्रोल इज डिवाइडेड अमंग द मेंबर्स. जितने मेंबर्स, जितने शेयर होल्डर्स, उनके पास उतना उतना कंट्रोल, बट साथ ही साथ जिसके पास जितना ज्यादा स्टेक होगा उसका कंट्रोल भी उतना ज्यादा हाई होगा. लाइबिलिटीज आर लिमिटेड. जो जितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है वो उतने के लिए ही लाइबल है, उससे ज्यादा अमाउंट आप उससे नहीं ले सकते. ये एक अच्छा फीचर है. कंपनीज, बिकॉज दे आर आर्टिफिशियल पर्सन, सो इन ऑर्डर टू अप्रूव अ डॉक्यूमेंट, इन ऑर्डर टू साइन दैट डॉक्यूमेंट, the company has to use a common seal. So if that the company is using a seal, that seal indicates that that document is approved by the company. रिस्क बेयरिंग, यहां पर आपस में सारे पार्टनर्स में रिस्क बेयर हो जाते हैं. जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो आपस में रिस्क को बेयर कर लेते हैं, इसलिए यहां पे लिमिटेड रिस्क भी होता है. ट्रांसफर ऑफ शेयर इज वेरी इजी. एनी मेंबर कैन गो आउट एंड ट्रांसफर हिज शेयर to anyone else, and he can sell out his shares and the new members can come in into the company. Some of the merits: first, limited liability, transfer of interest. These two are very good benefits of the company, because सबसे बड़े फॉर्म में रहने के बावजूद आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है. ये बहुत अच्छी बात है. और आप अपने ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को कभी भी कर सकते हैं. अगर आपको इस कंपनी का पार्ट नहीं बनना, आपको छोड़कर जाना है, आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं, आपकी कैपिटल वापस रिकवर कर सकते हैं, जो कि किसी और फॉर्म में पॉसिबल नहीं है. परपेचुअल एग्जिस्टेंस इज अगेन अ वेरी गुड बेनिफिट ऑफ द कंपनीज, बिकॉज द लाइफ ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड. इट्स डिफाइंड बाय द लॉ. स्कोप फॉर एक्सपेंशन सबसे ज्यादा है कंपनीज के अंदर, बिकॉज कंपनीज के पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, कंपनीज के पास कैपिटल अनलिमिटेड है, नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड है. तो वो चाहे तो कितने भी सारे मेंबर्स को ज्वाइन करके कितना भी अमाउंट, कितनी भी कैपिटल जनरेट कर सकते हैं. प्रोफेशनल मैनेजमेंट, दैट मींस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी होगा वो मैनेजमेंट भी इसी तरीके से रखता है, जो कि बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड हो, क्योंकि ये लार्ज स्केल पे काम करते हैं. इनके स्केल ऑफ ऑपरेशंस बहुत बड़े हैं, इनकी कैपिटल्स बहुत ज्यादा है, रेवेन्यूज बहुत ह्यूज है. सो ये नहीं चाहेंगे कि जो मैनेजमेंट हो वो इनएफिशिएंट रहे. सो इनका पूरा पूरा मैनेजमेंट बहुत प्रोफेशनली काम करता है और बहुत हाईली क्वालिफाइड मैनेजमेंट हायर किया जाता है. But then this form also has some liability limitations. Complexity in formation, as I said, the government is very strict in forming the companies. That is why they have keep this process very complex. क्योंकि अगर कंपनीज गड़बड़ करने लगी तो पूरी पूरी इकोनॉमी हिल जाती है, और हमने इंडिया में देखा भी हुआ है ये सारी चीजों को, चाहे वो सत्यम हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, और चाहे वो पुरानी कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज हो, जैसे जेट एयरवेज हो, किंगफिशर एयरलाइंस हो. बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने घोटाले किए, जिसकी वजह से लाखों लोगों के जॉब्स चले जाते हैं, क्योंकि कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, और क्योंकि लार्ज स्केल पे काम करती हैं तो ये काफी सारे लोगों को इम्पैक्ट डालती है. लैक ऑफ सीक्रेसी सबसे ज्यादा यहां पर है, बिकॉज कंपनीज में मेंबर्स का आना जाना चलता रहता है, तो हम ये बात पर रिलाई नहीं कर सकते कि हमारे मेंबर्स जो हैं वो किसी नई कंपनी में जाके हमारे सीक्रेट्स को शेयर नहीं करेंगे. दे आर डेफिनेटली गोइंग टू शेयर योर सीक्रेट्स विद द कॉम्पिटिटर्स. इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट, इसीलिए बिकॉज यहाँ पे शेयर्स
आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, शेयर होल्डर्स का आना जाना चलता रहता है। इवन जो एम्प्लॉयज है, मैनेजमेंट है, उनका ओनरशिप से कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बिल्कुल प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट होता है। किसी का भी कंपनी के साथ कोई डायरेक्ट पर्सनल लिंक नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से कंपनी फॉर्म नहीं हो रही है। इसीलिए किसी भी शेयर होल्डर का हो सकता है वो कुछ बंच ऑफ शेयर होल्डर्स हो जिन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया हो, बट बाकी मेजोरिटी ऑफ लोगों का कोई पर्सनल कनेक्ट नहीं है। सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन होने के नुकसान भी हैं कि आपके ऊपर रेगुलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। तो दे हैव टू गो थ्रू न्यूमरस रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हर एक्ट को फॉलो करना है, आपको कोई भी लीगल काम नहीं करना है। और अगर आपने अपनी बुक्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं की है, सो गवर्नमेंट कैन गो एंड टेक द ऑपरेशंस इनटू देयर हैंड्स। डिले इन डिसीजंस मेकिंग, क्योंकि जब शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे, ओनर्स बढ़ेंगे, तो कंट्रोल डाइल्यूट होगा, और कंट्रोल अगर डाइल्यूट होगा तो डिसीजंस भी डिले होना जाहिर सी बात है। Oligarchic management, that means those shareholders which have the highest stake in the company, they actually टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स। डेमोक्रेटिक कहने के लिए होता है, पर पूरा मैनेजमेंट हमेशा उन्हीं के हिसाब से चलता है जिनके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं। बी इट बी अंबानीज, बी इट बी बिरला, बी इट बी महिंद्रा एंड महिंद्रा, जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स की आप बात करते हैं, आज भी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही लोग हैं जिनके पास सबसे ज्यादा स्टेक्स हैं। और क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा स्टेक्स होते हैं, वो अपने हिसाब से ही कंपनी को रन करते हैं। एंड इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार डिसीजंस ऐसे लिए जा रहे होते हैं जो मैनेजमेंट को पसंद नहीं है, बट क्योंकि सबसे हाईएस्ट शेयर होल्डर जो है वो पावर कैरी करता है, तो वो जबरदस्ती भी डिसीजंस ले सकता है, जिसकी वजह से कई बार अच्छे अच्छे शेयर होल्डर्स कंपनीज को छोड़कर चले जाते हैं। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेट्स टॉक अबाउट मोर इन डिटेल्स ऑफ द कंपनीज। जिस तरीके से पार्टनरशिप्स अलग अलग फॉर्म की होती हैं, वैसे ही कंपनीज भी दो मेजर फॉर्म की होती हैं। वन पर्सन कंपनी अभी अभी ही लॉन्च किया गया है, बट बेसिकली प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज को ही हमें पढ़ना है। वन पर्सन कंपनी एक फॉर्म है जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। One person company, as the name suggests, is a company which has been incorporated by a natural person, एक इंडियन सिटीजन, एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप हो, वही इसे फॉर्म कर सकता है अकॉर्डिंग टू वन पर्सन कंपनी। इसमें एक ही पर्सन जो होता है वो कंपनी का ओनर होता है। The shareholder shall nominate another person who shall become the shareholders in case of death, incapacity of the original shareholder. ये हो सकता है कि नॉमिनीज अपॉइंट किया जाए by that shareholder in case of death, in case of insolvency, in case of disease, वो चाहे तो किसी और को नॉमिनेट भी कर सकता है। और लास्ट, द कंपनी कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ 15 डायरेक्टर्स। इस तरीके की कंपनीज में 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। प्राइवेट कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो दे कैन हैव अ मैक्सिमम, दे हैव टू बी मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1,00,000। इससे ज्यादा की हो सकती है, पर कम से कम ₹1,00,000 की मिनिमम पेड अप कैपिटल उस ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए। इसके अंदर मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी है, मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं एज द मेंबर्स, बट इसमें एम्प्लॉयज या पास्ट एम्प्लॉयज के नंबर्स को काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें आप अपने ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को नहीं कर सकते, आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। जब तक बाकी लोगों की परमिशन नहीं होगी, आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि वो आपकी कैपिटल खरीदे। और साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी हैज टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी। Moving on to our main type, that is public limited companies. So when we talk about the public limited companies, the features are: first, they have a minimum paid up capital of rupees 5 lakh or more, has a minimum of 7 members as directors, has a minimum of 7 members, bare minimum 7 members होने चाहिए। कम होंगे तो चले, ज्यादा होंगे तो चलेगा, कम नहीं होने चाहिए। पर ज्यादा में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। They have no restriction in the transfer of shares. Yes, public limited companies में कोई भी अपने shares को ट्रांसफर कर सकता है into the open markets. It is not prohibited from inviting the public for buying the shares. Yes, एक public limited company पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स खरीदने के लिए into the open markets, और इस तरीके से वो कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। और एक प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, पर एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जरूर हो सकती है। ये है मेजर डिफरेंसेस बिटवीन अ वन पर्सन कंपनी, द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। लेट्स टॉक अबाउट द
Steps, various steps in the formation of a company. This is again a very important part. प्राइवेट कंपनी में तो बहुत छोटा है इनकॉर्पोरेशन और प्रमोशन, सिर्फ दो ही स्टेप्स हैं जिनको भी हम जानेंगे डिटेल में, जबकि पब्लिक कंपनीज को स्टार्ट करने में, फॉर्मेट करने में कम से कम हमें चार स्टेप्स को देखना होगा, जिसमें से है प्रमोशन, फिर है इनकॉर्पोरेशन, फिर हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल को, और लास्ट में बिजनेस का कमिटमेंट। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन का जो प्रोसेस है, जो कि पहला स्टेप है, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो, इसमें सबसे पहला पार्ट होता है नेम का अप्रूवल लेना। बिकॉज हमने देखा है कंपनीज एक सेपरेट लीगल एंटिटीज है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कभी भी किसी भी कंपनी का नाम रिपीट नहीं किया जा सकता। आपको पहले नेम अप्रूवल के लिए जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज है वहां पे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी, और अगर आपका नेम अप्रूव होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि मेजर डॉक्यूमेंट होता है कंपनीज का, एक टाइप से इनकॉर्पोरेटिंग डॉक्यूमेंट होता है कंपनीज का, जो कि बनाना मैंडेटरी है हर कंपनी के लिए। उसमें सिग्नेटरीज को फिक्स अप किया जाता है, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है उनको अपॉइंट किया जाता है, उनकी क्वालिफिकेशंस के साथ उनके नंबर ऑफ शेयर वहां पे बताए जाते हैं। उसके बाद हमें हमारे मर्चेंट बैंक्स, हमारे ऑडिटर्स, हमारे सीए, हमारे प्रमोटर्स, इन सबको भी अपॉइंट करना होता है, लीगली हमें बताना होता है, डॉक्यूमेंटेशन करवाने होते हैं कि हु ऑल आर द प्रोफेशनल मेंबर्स ऑफ द कंपनी। लास्ट, इसके अलावा फिर मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट किए जाते हैं, जिनमें से है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी डायरेक्टर्स होंगे उनको रिटन कंसेंट भी देना होगा कि वो अपनी मर्जी से, अपनी विल से इस कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स बनने जा रहे हैं। And they will be also taking the liability of all the affairs of the companies as well. So this is the first part, which is the promotion. Moving on to the second step, before I move on to the second step, we have some of the major documents जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, पहले भी देखा हुआ है, ये क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि 6 डिफरेंट क्लॉजेस में डिवाइडेड है। इसके अंदर नेम क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, हर क्लॉज का एक डेफिनेट मीनिंग है। नेम क्लॉज कंपनी का नाम क्या होगा, कैपिटल क्लॉज कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, विल दे विल बी सेलिंग ऑफ शूज, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनी होगी। इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी भी कंपनी के लिए। इसके बाद बनता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ले डाउन किए जाते हैं और बताया जाता है कंपनी का मैनेजमेंट का क्या रूल्स होंगे, क्या डूज होंगे, क्या डोंट्स होंगे, एंड द होल कंपनी स्ट्रक्चर इज बीन डिफाइंड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। The third important document is the consent from the directors in the written form. That means directors को ये written form में देना होता है कि they are whatever the information they are submitting, it's a kind of declaration that is correct. और साथ ही साथ उनके qualifications क्या हैं, उनको कितने शेयर अपॉइंट किए जाएंगे, और उनको फिक्स अप किया जाता है as the first signatories of the company. Fourth, agreement, if the company is entering into agreement with any of the individual, like any professional or any director or whole time director, managing director or something like that, वो भी हमें सबमिट करना पड़ेगा to the registrars of the company. Fifth, statutory declaration stating that all the legal things, all the documents which have been submitted are correct, all the information submitted have been correctly checked by the members, by the promoters, and registrations के लिए भी जो भी documents दिए गए हैं वो सही हैं, according to the law है। ये सारी चीजें हमें लिखकर देनी पड़ती हैं to the registrar of the company, और ये भी बताना पड़ता है कि in case अगर कोई भी information गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ directors are liable and they can be sued in the courts. लास्ट में फी रिसिट का जो होता है, जो हम रजिस्ट्रेशन के लिए फी पे करते हैं, उसकी एक रिसिट भी सबमिट करनी होती है टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। Once we are done with the promotion stage, we move on to the incorporation stage, that is the second stage in the formation of the company, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। अब यहां पर क्या होता है, इसमें आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी के लिए, जिसमें आप बताते हैं कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां स्टैब्लिश होने वाला है। इसके साथ साथ आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ड्यूली स्टैम्प करते हैं, साइन करते हैं। एटलीस्ट 7 मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट में ये 2 होते हैं, और इनको प्रॉपर सील साइन करके बनाया जाता है। इसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ड्यूली स्टैम्प किया जाता है विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रिटन कंसेंट ली जाती है, और कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड लेटर अप्रूविंग द नेम ऑफ द कंपनी, इस डॉक्यूमेंट को भी बनाया जाता है। Statutory declaration which says that all the legal requirements have been done for the registration
as had been completed, signed, and this must be signed by an advocate of a high court or supreme court or signatory of the memorandum of association or a chartered accountant or a CS. इसके बाद एक नोटिस अबाउट द एग्जैक्ट एड्रेस इज बीन गिवन टू द रजिस्टर्ड ऑफिस कि हमने जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाया है वो हमारा प्रॉपर है, हम उसके ऊपर भी एक नोटिस सबमिट करते हैं। इसका डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस ये अटैच किया जाता है और इसके बाद हमें मिल जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बाद हमें जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है वहां से मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच इज नथिंग अ काइंड ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फॉर द कंपनी। लाइक ह्यूमंस वी गेट द बर्थ सर्टिफिकेट, वैसे ही COI दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये प्रूफ करता है कि कंपनी अब लीगली बर्थ ले चुकी है। प्राइवेट कंपनीज इसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, पर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को आगे 2 स्टेप और करने हैं। चलिए जानते हैं क्या। सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज टू गो फॉर द कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जहां पर वो पब्लिक से कैपिटल इनवाइट करने वाली है, जिसको हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन या थर्ड स्टेज बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए है, इसमें प्राइवेट मेंबर्स से हमें प्राइवेट कंपनीज को ये स्टेज अलाउड नहीं है। इसमें क्या क्या स्टेजेस है? सो पहला, यू हैव टू गो फॉर सेबी अप्रूवल, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहां से आपको अप्रूवल लेना है फॉर गोइंग टू इशू द शेयर्स। अगेन आपका पूरे डॉक्यूमेंटेशन चेक होंगे, पर्पस चेक किया जाएगा, आपका स्टेटस देखा जाएगा और अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस क्या आप सारे पैरामीटर्स पे प्योर हैं, करेक्ट है, उसके बाद आपको सेबी का अप्रूवल मिलता है। देन यू हैव टू फाइल अ प्रोस्पेक्टस विच इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, अ मार्केटिंग डॉक्यूमेंट, जिसमें लिखा जाता है कंपनी करती क्या है, बैकग्राउंड क्या है, फ्यूचर क्या है एंड व्हाई दे आर गोइंग टू इशू द शेयर्स टू द पब्लिक। ये सारी चीजें उसमें लिखी जाती हैं। इसके बाद बैंकर्स को अपॉइंट किया जाता है, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया जाता है इन ऑर्डर टू इशू द शेयर्स। साथ ही साथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन को भी डिसाइड किया जाता है विच इज 90% ऑफ द ओरिजिनल आईपीओ, विच मींस अगर कंपनी अपने 1000 शेयर इशू करने जा रही है मार्केट में तो एटलीस्ट 90% ऑफ दो शेयर्स हैव टू बी सोल्ड। पब्लिक 90% शेयर खरीदेगी, अगर नहीं खरीदेगी तो सेबी को आपको ये डिक्लेरेशन देना होता है कि यू विल टेक बैक द आईपीओ। उसके बाद एप्लीकेशन दी जाती है टू द स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्ट योर शेयर विद एब्रीविएशन, कि आपकी शेयर का एब्रीविएशन क्या होगा और उसको आप किस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाने वाले हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और लास्ट, व्हेन एवरीथिंग इज डन, व्हेन द आईपीओ हैज बीन लॉन्च्ड, उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता है। इन केस ऑफ द शेयर्स आर लेस नंबर ऑफ अप्लाइड तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, और अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से भी कम हो गए तो वापस ही कर दिया जाएगा। अगर एक्सेस एप्लीकेशन आ जाती है तो मनी को रिफंड कर दिया जाता है। खैर, इस पूरे शेयर्स के प्रोसेस को, इस पूरे इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रोसेस को हमें वैसे भी 12th में अकाउंट्स में जानना है। And once you have all the money collected from the public, you have the money with you, the company is having that money. तो उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट्स लिए सोचा है, for that now they are ready to commence the business. So commencement of business is the last stage in the formation of the public limited company. After the amount of minimum subscription is raised by issue of shares, the business can be started. A declaration that the shares payable in case have been subscribed for and allotted up to the minimum subscription, it has been given. A declaration that every director has paid in cash the application and the allotment money, क्योंकि directors को भी हम shares दे रहे हैं. A declaration that no money is payable or liable to become payable to the applicants, because अगर मान लो excess application money आ गया है तो आपको इसका भी declaration submit करना पड़ेगा कि आपने duly उन सबका पैसा वापस कर दिया है जिन्होंने भी excess application money दिया. Last, a statutory declaration that all the above requirements have been compiled with and there is no information which is wrongly submitted. Proper signature and sign के बाद you get a certificate of commencement of business, and then the public limited company get the legal rights to start the business. So this is the last step in starting a public limited company. अब जो हमारा लास्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं कि एक किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पिक करने के पीछे के फैक्टर्स क्या है, कैसे डिसाइड किया जाता है कि यू शुड पिक अ सोल प्रोप्राइटरशिप काइंड ऑफ बिजनेस और यू शुड पिक अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो फर्स्ट, कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन. इफ यू आर रेडी टू बियर दोज कॉस्ट, जैसे कि कंपनीज में हमने देखा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हमने देखा कि वहां पे कॉस्टिंग्स आई है, वहां पे फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो अगर आपको वो कॉस्ट में कोई इशू नहीं है, यू कैन गो फॉर कंपनीज, बट यू डोंट हैव द मनी टू स्पेंड
and you don't have the paperwork to be done, so you have to go to sole proprietorship or to partnership business. अगर आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी में यकीन करते हैं तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सब बना हुआ है। और अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, देन यू कैन ओपन अप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसको आप चाहते हैं कि वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहे, सो यू शुड गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरी डेथ के बाद ये बिजनेस बंद हो जाए या मेरी फैमिली को मिल जाए, तो आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपको कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, तो यू कैन स्टार्ट विद द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑल्सो। मैनेजमेंट एबिलिटी, the nature of operations and the need of the professional management affect the choice of the form of the organization। सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे हमने जाना, या पार्टनरशिप में हमने देखा कि जो भी ओनर्स हैं, जो कि मैनेजमेंट है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बहुत ज्यादा केपेबल नहीं है मैनेजमेंट में, तो वो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाता है, उनके डिसीजंस बहुत ज्यादा साउंड नहीं होते हैं। तो जहां पर आपको बहुत हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत है, तो आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी या कंपनी फॉर्म में जा सकते हैं। और अगर आपको मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अभी आप एक सिंपल नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिसीजंस नहीं है, नॉर्मल काइंड ऑफ बिजनेस है, वहां पर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप ओपन कर सकते हैं। कैपिटल कंसिडरेशंस की बात करें, अगर आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर आप लार्ज स्केल पे काम करना चाहते हैं, आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट ह्यूज है, गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। डिग्री ऑफ कंट्रोल, अगर आप 100% कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप रख लीजिए। थोड़ा बहुत डाइल्यूट करने में यकीन करते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। और अगर आपको डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एज वेल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेचर ऑफ बिजनेस से भी काफी सारी चीजें समझ में आती हैं। At last, the nature of business. If it's a business where कैपिटल रिक्वायरमेंट लो है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस छोटे हैं, और आप एक ऐसी कॉमोडिटी में डील कर रहे हैं जिसका रिक्वायरमेंट कम है, जिसका प्रोडक्ट वैल्यू छोटा है, स्मॉल स्केल काइंड ऑफ बिजनेस, वहां पर बेटर होगा आप पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में जाए। बट अगर आप ऐसे किसी प्रोडक्ट में एंटर कर रहे हैं जिसका रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इंडस्ट्री बड़ी है, लाइक सीमेंट, लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लाइक बैंक्स, then you have to go to companies. So these are the factors which define that which kind of organization will be suitable for you to start a business. I hope आपको यहां तक समझ में आया होगा। मैंने अभी तक जो भी बताया, जितना भी पढ़ाया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार अगर कोई भी डाउट्स हो, वीडियो को रिवाइज करके देखें, जो भी नोट्स हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा। एंड एज आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर का। प्लीज इस चैप्टर की कोई भी चीज स्किप मत करिए। पूरा चैप्टर इस क्लास में तो आपने देखा ही देखा है, एक बार अपनी बुक से भी याद से रीड करिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल डे। बाय बाय।